बेलगाम बढ़ते कोरोना पर अब सरकार ने डबल सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश की जनता को कोरोना की मार से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला प्रशासन को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ साथ सख्त कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना कि पिछले दिनों से कोरोना गाइडलाइन की पालना में लापरवाही के चलते कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में अब गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश के कोरोना मैनेजमेंट की केंद्र भी तारीफ कर चुका है, तो प्रदेश का भीलवाड़ा मॉडल दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। लेकिन इस बीच बड़ी लापरवाही ने फिर से कोरोना को न्योता दिया है और अब पहले के मुकाबले संक्रमण ज्यादा गति से फैल रहा है। उधर 3 सीटों पर हो रहे चुनावों की तस्वीर भी कुछ ठीक नहीं है, जहां पर सभाओं में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। इस बीच हो रहे समारोह और आयोजनों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जो कि कोरोना को शह देने वाली है। क्या जनता, क्या नेता, कोरोना संक्रमण ने पहले चरण में सभी को अपनी चपेट में लिया। यहाँ तक कि प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से अधिकतर सीटों के खाली होने की वजह कोरोना भी रहा है। ऐसे में दूसरी लहर के दौरान बढ़ती लापरवाही काफी चुनौती भरी हो सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, फिर भी जनता को एक बार फिर से अनुशासन का सबक कोरोना को सिखाना होगा, तभी इस जंग को जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। पहले से ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोविड की जो गाइडलाइन है उनकी पालना कराने के लिए पूरी तरह से सख्ती दें। लेकिन इस सबके बीच कौन से ऐसे उपाय हैं जो कोरोना की दूसरी लहर से हमको मुकाबला करने के लिए मजबूत करते हैं। ये उन हालात के बीच में है जबकि व्रत चल रहे हैं, त्योहार चल रहे हैं, पर्व चल रहे हैं और साथ ही राजनीतिक राजस्थान में बना हुआ है। सभी तरह के सार्वजनिक आयोजन भी हो रहे हैं, लेकिन पालना कहीं भी नजर नहीं आ रही। जिनको पालना करवानी चाहिए वो खुद आयोजनों में बिजी हैं। राजनीतिक स्तर पर कई रैलियां हो रही हैं। कौन कहां किसको कैसे सबक दे, इन सबको लेकर बातचीत करेंगे। एक पैनल जुड़ा हुआ है विशेषज्ञों का। भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर अरुण शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीआर गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। वजह यह है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सबसे बड़ी अवहेलना मतलब दोषी किसको माना जाए? क्या जनता को इसके लिए दोषी माना जाए
या फिर सरकार भी हद तक दोषी है जो कोरोना की दूसरी लहर लाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ले सकती थी उसे दूर करने के लिए, लेकिन वो लाने की वजह बन रही है चुनावी रैलियों के जरिए? देखिए प्रभात जी, मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हमको अननेसेसरी पॉलिटिकल डिस्कशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या है जिसमें हम सबको मिलकर के लड़ना है। और पहले भी सभी सरकारों ने ठीक काम किया और केसेस काफ़ी कम हो गए थे। और ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में ही दूसरी लहर आई है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो फ्रांस में, यूके में और अमेरिका में, ब्राज़ील में सब जगह केसेस उठना चालू हुआ है। आप देखिए कि जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसका पालन करने का कर्तव्य हर आम नागरिक का है और सरकार का ये कर्तव्य है, प्रशासन का ये कर्तव्य है कि वो जो गाइडलाइंस बना रखे हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी वो पालना करवाए। आप देखिए कि नगर निगम की जब गाड़ी आती है तो बहुत स्पष्ट रूप से वो भी एक गाना बजाती रहती है कि कोरोना से जीत के 3 मंत्र, इनका पालन करो निरंतर, जो सतर्क वही सिकंदर। मतलब हमको जो 3 मंत्र हैं कि हमको मास्क लगा के रहना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, बार बार सैनिटाइजेशन करते रहना है। और देखिए सरकार ने जो पहले 11 बजे का एक कर्फ्यू लगाया था, उसका अगर हम लॉजिकली देखें तो बहुत ज्यादा कोई मतलब था नहीं। 11 बजे वैसे ही सब मार्केट बंद हो जाते हैं। आज जो सरकार ने निर्णय लिया है कि 9 बजे वो बाजार बंद करेंगे और 10 बजे से लेके कर्फ्यू रहेगा, वो थोड़ा फिर भी एक इफेक्टिव है। उससे लोगों में एक थोड़ा भय तो बनेगा, क्योंकि आप देखिए कि जब सरकार इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी करती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब शायद कोरोना बढ़ रहा है तो हमको अननेसेसरी मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को कहा हुआ है कि आप जो ये नाइट कर्फ्यूज लगाते हैं या वीकेंड पे जो लॉकडाउन लगाते हैं, इसको, ये कोई प्रभावी तरीका नहीं है कोरोना का रोकने का। प्रभावी तरीका क्या है कि हम टेस्टिंग करें, निरंतर बढ़ाते रहें, ट्रेसिंग करें और ट्रीटमेंट करें, और जो कोरोना के जो कंटेनमेंट जोन हैं उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट करें। आप देखिए पिछले कई दिनों से प्रभात जी, आपने देखा होगा कि ट्रेसिंग नाम की चीज तो शायद बंद ही हो गई है, कहीं पे कोई ट्रेसिंग हो नहीं रही है। और मैं कुछ 2-3 आंकड़े आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरा इंटेंशन इसमें एक नागरिक की तरह, मैं किसी सरकार को दोषी नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, लेकिन अगर मैं कल 30 मार्च की बात करूं तो कल 30 मार्च को जब राजस्थान में आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले हमारे 1000 आंकड़े आए थे, उसके बाद 900 आंकड़े आए हैं। आप देखिए कल सरकार की तरफ से अगर आप आंकड़े देखें तो सरकार ने मात्र 4000 लोगों की टेस्टिंग की है, और 4000 लोगों की टेस्टिंग करने पर भी 690 केसेस आ रहे हैं। तो आप देखिए कि 15% अगर पॉजिटिव रेट आ रही है तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। तो सरकार अगर कह रही थी कि हमने 40,000 50,000 की कैपेसिटी डेवलप कर रखी है, तो फिर वो 4000 ही टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है। जी प्रभात। राजनीतिक स्तर पर तो इसको नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति कहाँ इसमें एक सबक के तौर पर लोगों के सामने एक मैसेज दे सकती है, इसलिए मेरा वो सवाल था। खैर अरुण जी, आपके पास आना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात फोकस किया है, आज जो उनकी कैबिनेट की बैठक थी उसके बाद उन्होंने फोकस करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन को जिम्मेदारी तय करनी होगी और जिला प्रशासन को थोड़ी सी करनी होगी। हम कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि तेजी से, लेकिन अब वो घट गई है राजस्थान, और इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो कम होती जा रही है। वैक्सीन की है उसको बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ बाकी सारे आंकड़ों को नियंत्रित रखना ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए जिला प्रशासन पूरा अमला काम करता है। तो क्या लगता है सरकार की तरफ से बीच में थोड़ी सी दी गई, इसकी वजह से जिला प्रशासन ने इस तरह की जो सख्ती थी उसको हल्के में ले लिया और इस वजह से ये आंकड़े? नहीं, देखिए इसकी वजह, प्रभात, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं हम आपको जी। प्रभात, इसकी वजह कहीं एक जगह ढूंढने से नहीं मिलेगी, सिवाय इसके कि ये ट्रांस इंडिया सिचुएशन चल रही है। कुछ राज्यों में तो आपको पता ही है ये भीषण रूप ले चुकी है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, केरला, ये करीब 80% केस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तमाशा ये है इस बीमारी का प्रभात कि इसमें आप चैन से इसलिए नहीं बैठ सकते कि मेरे शहर में तो बहुत कम आंकड़ा है या मेरे गांव में बहुत कम आंकड़ा है।
जब तक कहीं भी ये बीमारी फैल रही है आप कतई सुरक्षित नहीं है, आपको गलतफहमी है। एक उस तरीके की जो समझदारी है उसकी कमी पिछले कुछ महीनों में हमने लगातार देखी है। लोग बिल्कुल उच्छृंखल और आजाद हो गए जैसे कोरोना है ही नहीं। और वैक्सीन जब से शुरू हुई है तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि ये ही इलाज है, अब तो वैक्सीन आ गई है और कोरोना विदा हो चुका है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर अगर हैं और बड़े ट्रेन ड्राइवर हैं, तब भी आप जब सड़क पे निकलते हैं तो आपके कंट्रोल में प्रभाव 50% कंट्रोल है, सिर्फ सामने वाले पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये ऐसी महामारी है जिसमें सावधानी आप छोड़ ही नहीं सकते जब तक एक एक मरीज यहां नियंत्रण में नहीं आ जाए, पूरे देश में या पूरी दुनिया में। ये अभी आशीष जी भी जिक्र कर रहे थे और मैंने उन दिनों सुना भी जब 11 बजे का कर्फ्यू लगाया गया था कि इसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली वो दिखती हुई बात थी, उसका मकसद सिर्फ एक था जो बिल्कुल आजाद जनता हो गई थी, उसको एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि एवरीथिंग इज नॉट राइट। 11 बजे का कर्फ्यू सिर्फ एक संकेत मात्र था कि जरा भी अगर आप लोग सतर्क नहीं हुए, सावधानी हटी तो ये बढ़ भी सकता है। और वो खतरा अब भी बरकरार है। अगर हम अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए और अनुशासित नहीं रहे, उच्छृंखल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। देखिए, सरकारें सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है ज्यादा से ज्यादा। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोरोना के ताप से अगर कोई आपको बचा सकता है तो वो एक ही शख्स है जो आपको सुबह ब्रश करते वक्त शीशे में दिखाई देता है। अगर आप अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, आपकी रक्षा करना बहुत मुश्किल है। बल्कि आप एक खतरनाक स्प्रेडर की तरह बाजारों में निकलेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए ये राष्ट्रीय महत्व है इस समय अनुशासित रहने का। और थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन महामारी भी बहुत मुश्किल है। दुनिया को पहला तजुर्बा है। ये तो गनीमत है कि पिछले 1 साल ने हमको काफी कुछ सिखा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गई और अब हम बेटर इक्विप्ड हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पहले व्यक्ति आप खुद हैं। अगर आप लापरवाही बरतेंगे, आपको कोई भी सरकार, अब आप देखिए, अपन चाइना तो है नहीं, हम एक खिलता हुआ प्रजातंत्र है दुनिया का। चाइना ने कैसे कंट्रोल किया, आपने वो सीन देखे होंगे टीवी पे, मार मार के ट्रेनों में भर देते थे। और मतलब वहां ये सब चलता है, वैलिड है। टोटल बंद कर दिया गया और कोई किसी को अधिकार नहीं था। लेकिन क्योंकि अपना प्रजातंत्र है और बहुत कीमती प्रजातंत्र है, इसमें नागरिकों की भी समान जिम्मेदारी है। आपको बहुत ठीक से बिहेव करना पड़ेगा। ये बात सही है, प्रशासन को भी दोबारा से चुस्त दुरुस्त होना है। और ये मतलब छूत की बीमारी है। अगर एक बार थोड़ा ढीलापन सब जगह शुरू होता है तो वो छूत की तरह ऊपर नीचे जाता आता है। और ये मौका है एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त होने का, अनुशासन करने का, ट्रैकिंग की स्पीड बढ़ाने का, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का, और एक बार फिर जी जान से जुटना पड़ेगा। त्योहार पर्व तो आगे आते रहेंगे। अगर आप रहेंगे तो मना पाएंगे, और अगर लापरवाह रहेंगे तो यही कहना था डॉक्टर। ओम जी, कई सामाजिक संगठन, कई जिला प्रशासन की एजेंसियां, सरकार की एजेंसियां, इन सभी ने मिलजुल कर काम किया था उस दौर में जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था। कोरोना की दूसरी लहर एक बार वापस पीक पर कोरोना ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये उस दौर में है जबकि कई लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 56 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इतने लोगों को वैक्सीन लगने के बावजूद अगर कोरोना बढ़ रहा है, तो एजेंसियों की बात करें, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी की बात करें, आपको क्या लगता है और किसकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है? कौन ऐसी एजेंसियां हैं, कौन लोग हैं जो आगे बढ़कर इसमें अपनी संगठनात्मक भूमिका को मजबूती से सामने लेकर आए, ताकि कोरोना से लड़ाई जो है हमारी, उसको हम और मजबूती से लड़ सकें? क्योंकि अब वो सामाजिक संगठनों के नारे नजर नहीं आते, अब वो लोग नजर नहीं आते जो कोरोना के पीक में उस वक्त
निभा रहे थे, वो सब अभी बिल्कुल सुषुप्तावस्था में बैठे हुए हैं। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको दूसरी निगाह से देखता हूँ। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम सिविलाइज नहीं है। सिविलाइज डेमोक्रेसी, सिविलाइज सिटीजन जब होता है तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और उस पर अमल करता है। हमारे राजनेताओं ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, संप्रदायों ने, जातियों के प्रमुखों ने और मोहल्लों के लोगों ने ये महसूस ही नहीं किया कि हमें किस तरीके से अनुशासित रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, उनके पास में बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि शाखा में जिस तरह का अनुशासन सिखाया जाता है वो इस वक्त काम आ सकता था, लेकिन वो निरर्थक है। वो सारा सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। कांग्रेस के अरुण जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये दर्द वही है जो मैं भी बयान करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हर इंडिविजुअल को इन सब बातों पे गौर करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, और बाध्य करने के लिए दंड नहीं है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, हमारा खिलता हुआ प्रजातंत्र, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खिलता हुआ प्रजातंत्र किसी अर्थ का नहीं रहेगा अगर वो अनुशासित नहीं रहता है। वो अराजकता में बदल जाएगा, और उसका नतीजा महाराष्ट्र और पंजाब और बाकी केरल में जो अब देखने को मिल रहा है सेकंड लहर के दौरान ना, तो प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है, ऐसा उभरता हुआ, खिलता हुआ, जबकि इसके अंदर अनुशासन हो, उसमें राज्य के उन नियमों की पालना करने की भावना हो जो राज्य का प्रशासन और सरकार, निर्वाचित सरकारें, निर्वाचित निकाय ये सब बताते हो कि हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। हमारा उनके प्रति कोई आदर नहीं। उसकी वजह ये नेतृत्व है। जिन जिन संप्रदायों के, जातियों के, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे जहां पर हैं, वो अपने लाभ के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, मतलब मैं आज 75 साल 76 साल का हो गया, मुझे याद है कि सबसे पहले जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आकर के भाषण देते थे तो कहते थे दहेज मत लेना, जाति प्रथा तोड़ो, ये सब बातें पहले ये सब कहते थे, और उसके बाद में अपना जो मंतव्य और मकसद होता था उसको बयान करते थे। आजकल राजनेता जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, आसाम में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और जिन बातों के लिए खुद ही बाध्य करते हैं कि सब मास्क लगा के चलो, 2 गज का डिस्टेंस रखो, हाथ धोते रहो। मुझे लगता है कि इन सब पे कोई अमल ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीख उन्हीं की अच्छी लगती है जो उस पर अमल करता है, और सीख अगर जो सीख पे चलता नहीं है, जो सीख में यकीन नहीं करता, दिखावा करता है, आडंबर करता है, उसका असर होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि हमारे प्रजातंत्र में बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। इस वायरस की वजह से पता लग रहा है कि लोग अभी अनुशासित नहीं है, अभी अराजकता के शिकार हैं। थोड़ा सा आप उनको मौका दे दीजिए, वो बिखर करके और वही सब कुछ करने लग जाते हैं जिनके लिए मना किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए ये कि हम हर इंडिविजुअल की हैसियत पर, अब ये कहना बेकार है कि आप समाज को कहो, कुछ को, हर इंडिविजुअल को कि अगर बचना चाहते हो, जीवन चाहते हो, अपने परिवार को अगर बेहतर रखना चाहते हो, तो इन बातों पे यकीन करो और अमल करो जो सरकार बोल रही है। वो दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप अपने स्तर पर कीजिए। मैं रोज सुबह जवाहर सर्किल पे घूमने जाता हूँ और जाने के देखता हूँ कि अगर किसी से डिस्टेंस रखने की चेष्टा करता हूँ तो वो मुझे बड़ी हकारत की निगाह से देखता है, और अगर मैंने उसने मास्क नहीं लगा रखा है और मैंने देखा तो वो देखता है देखिए क्या क्या समझ रहे हैं अपने आप को। ये सारी बातें मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि अजीब लोग हैं, और वो बहुत पढ़े लिखे हैं, आलिम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, अच्छे घरानों के लोग हैं, लेकिन उनकी समझ में बात आ नहीं रही। ऐसी स्थिति में अब फाइनली जो 2 ही रास्ता है, राज्य के पास में तो दंड देने का रास्ता है, और चिकित्सकों के पास में इसका सही स्वरूप रखने का रास्ता है, तो वही कुछ कर सकते हैं। राज्य दंड की बात तो करता है, लेकिन दंड अभी दे नहीं रहा है। और वो जो लॉकडाउन के वक्त में तबाही हुई, लोगों के काम बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोग किस तरीके से एक के बाद में एक अपने परिवारों को खोते रहे, उन चित्रों को खींचना पड़ेगा। हो सकता है इस भय से ही लोग सुधरने के रास्ते पर आए। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ वहां पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी डबलिंग रेट की बात करें, पॉजिटिविटी रेट की बात करें, या फिर हम रिकवरी रेट की बात करें,
अभी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश की जो बात चल रही थी, वहां की कौन सी ऐसी खामियां हैं जो हमारे राजस्थान में जिनको हम दूर कर सकते हैं? क्योंकि राजस्थान एक वक्त में ऐसे राज्य में शामिल रहा जिसको मॉडल के तौर पर देखा गया। भीलवाड़ा मॉडल की बात की गई, राजस्थान मॉडल की बात की गई। हालांकि राजस्थान अभी उस दौर में नहीं पहुंचा है, लेकिन जब दूसरी लहर आ चुकी है तो हम उस दौर में ना पहुंच जाए कि महाराष्ट्र के साथ हम खड़े हों। ऐसे में आपको क्या लगता है, किस तरह की इंडिविजुअल जिम्मेदारी की बात करें, या फिर सरकार की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी स्ट्रेटेजिकल कुछ उसमें बदलाव की जरूरत आपको महसूस होती है? तो बात जी, इसमें मैं इसके वैज्ञानिक आधार पर जाऊंगा। कोई भी महामारी है, उसकी पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर आना स्वाभाविक है। उसका कारण क्या है कि पहली लहर का जब पीक होता है उसमें जनमानस में पूरा डर बैठा हुआ होता है और प्रशासन पूरा चुस्त होता है। इसी कारण पहली लहर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे ही पहली लहर खत्म होती है और लोगों में डर की कमी हो जाती है और जो पेंडेमिक फटीग होता है, यानी अंदर बैठे बैठे, मकानों के अंदर बैठे बैठे वो उगता जाते हैं, तो प्रशासन भी ढीला हो जाता है और क्या होता है कि कोरोना की दूसरी लहर आना संभावित है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी लहर कितनी तेज होगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन आती जरूर है। इसी सीवियरिटी और पीक को हम कम कर सकते हैं यदि जनमानस खुद सतर्क है और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। अब आता हूं मैं महाराष्ट्र और राजस्थान के कंपैरिजन की। महाराष्ट्र में सॉरी मेरा थोड़ा संपर्क कर गया था। ये क्या है कि बीच में फोन आ गया था सर, माफी चाहूंगा। ये क्या है कि महाराष्ट्र में पहली लहर भी पहले आई थी और राजस्थान में पहली लहर महाराष्ट्र के बाद में आई थी। इसी तरह दूसरी लहर भी राजस्थान में बाद में आएगी। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो देश में पहली दूसरी लहर का पीक जो है वो मई के मध्य तक पूरा हो जाएगा, जबकि राजस्थान में ये जुलाई तक भी जा सकता है। इसलिए अभी जो केसेस आ रहे हैं वो तो केवल नमूना है, अभी तो पीक आना बाकी है। इसलिए न केवल जनमानस को अपनी जो इफेक्टिव गाइडलाइन है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और क्राउड्स में ना जाना, ये जनमानस का खुद का दायित्व है और प्रशासन का दायित्व है कि पहले जैसी मुस्तैदी, जिस तरह से हमने पहली लहर को रोका था, उसी मुस्तैदी से वापस काम करना होगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे आना होगा, टेस्टिंग बढ़ानी होगी और जो ढिलाई जो हमको दी गई थी, अभी आज भी मीटिंग में यही तय हुआ था कि कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है, हमें इस कर्फ्यू को प्रीपोन करना पड़ेगा और ये निर्णय हुआ कि 9 बजे जी। तो ये निर्णय इसीलिए हुआ था आज की, मतलब हमको जो है आज जो निर्णय हुआ 9 बजे का, वो इसीलिए हुआ कि प्रशासन को समझ में आया कि ये सख्ती हमारे को लगानी ही पड़ेगी। और दूसरा जो कलेक्टर्स होते हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन किया जाए, तभी हम दूसरी लहर को कम कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस दौर में जबकि वैक्सीन की जो डिमांड है वो आप दूसरे देशों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उस डिमांड को पहले भारत में पूरा करना चाहिए और इसकी जो रेंज है 45 साल की जो रेंज रखी गई है उसको 20-22 साल तक अगर हम लेकर आते हैं तो इससे दूसरी लहर को जल्दी काबू किया जा सकता है। केंद्र सरकार इसको लेकर थोड़ा ज्यादा गंभीरता से अगर काम करे तो इस मुकाबले को हम और ज्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं। प्रभात जी, देखिए, जब हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया तो हमारा देश है 135 करोड़ का देश है। अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट थे, पुलिस थे,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनको कि फ्रंट लाइन में आकर के कोरोना का पालना करवानी थी, तो वो संख्या भी अपने आप में करोड़ों लोगों की थी, जो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। तो सरकार ने पहले तय किया कि जो हम पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हम पहली डोज देंगे। तो उसके बाद तय हुआ कि क्योंकि 60 साल से ज्यादा लोग जो थे, क्योंकि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो इस वर्ग को उन्होंने सर्वाधिक प्रभावित किया था, यहाँ पे कोमॉर्बिडिटी भी ज्यादा होती है, तो सरकार ने तय किया कि हम 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 से ऊपर के उन लोगों को जिनके कोमॉर्बिडिटी है उनको देंगे। फिर सरकार देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रही है। वैक्सीनेशन मुझे लगता है देश में ठीक चल रहा है। आप देखिए तभी हम आज 6-6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोजेस दे पाए हैं। अब ये अलग बात, और देखिए हमको 18 से जो छोटे आयु के उनको तो वैक्सीन लगानी नहीं है, मुझे लगता है हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये खबर भी जल्दी आएगी कि 1 मई या उसके पश्चात जल्दी ये इसको ओपन कर दिया जाएगा 20-22 साल के लोगों के लिए, क्योंकि आपका कहना ठीक है कि ये वो वर्ग है जो कि मार्केट में जाता है, मार्केटिंग में लगा हुआ है, जिसका जो कि वल्नरेबल ज्यादा है। आप देखिए अभी ओम जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको पुराने चित्रों को खींचना पड़ेगा, हमको वो दृश्य याद करने पड़ेंगे जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो किस तरह से उसने अपनी चपेट में सभी वर्गों को लोगों को लिया। आप देखिए प्रमुख चिकित्सक हमने देखे हैं जयपुर के जिनकी डेथ हुई है, कई वरिष्ठ पत्रकार उसमें गए हैं, इवन जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं अभी उसमें भी 3 की डेथ का कारण कोरोना ही है। तो कोरोना ने किसी को छोड़ा नहीं है और हमको वो दृश्य भी याद करने पड़ेंगे जब कोरोना बहुत पीक पे था तो क्या पोजीशन सी की बेड अवेलेबल नहीं हो रहे थे, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सब फुल भरे हुए थे। तो जनता को वो दृश्य याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता वो दृश्य याद करेगी तो शायद थोड़ा सतर्क ज्यादा होगी। अब चूंकि यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो डॉक्टर साहब ने अभी महाराष्ट्र की पीक की बात की थी, तो मैं आपके माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए महाराष्ट्र में जब पहली पीक आई थी तब तो 24,000 का वो आंकड़ा था जब उनके यहाँ पहली पीक आई थी, और अभी जो पीक आ रही है वो 40,000 का आंकड़ा आ रहा है। तो क्या इसी तरह का दृश्य राजस्थान में रहेगा कि क्योंकि राजस्थान में पीक का आंकड़ा 3,000 केसेस था, तो क्या यहाँ पर संभावना ज्यादा रहेगी या हम इसको कर्टेन करने में सफल होंगे? प्रभात जी अगर आप अनुमति दे तो ये डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछे हैं। इस सवाल का जवाब आप। मैं इस सवाल पे आ रहा हूँ। ये निश्चित है कि पीक राजस्थान में महाराष्ट्र से बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब जो आशीष जी ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या महाराष्ट्र की तरह ये पीक और गंभीर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज की तारीख में हम क्या एक्शन लेते हैं। यदि जनमानस कोरोना गाइडलाइंस का पालन करता है और प्रशासन पहले जैसी चुस्ती दिखाता है और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है वो वैसे ही कामयाब रहता है, तो मेरे ख्याल से हम उस पीक को क्रॉस करने में कामयाब होंगे। लेकिन यदि यही उस संकल्पता जनता में रही तो निश्चित तौर पर उस पीक को हम क्रॉस करेंगे। तो ये हमारे पे निर्भर करता है। जी अरुण जी, मैं इसी सवाल, आपने एक बात कही थी, आपने ये कहा था कि हम चाहे कितने भी अच्छे ड्राइवर हों, लेकिन अगर हम सड़क पर आते हैं तो हम सिर्फ 50% अपनी जिम्मेदारी पर सेफ रह सकते हैं। दूसरे जो 50% लोग एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको सड़क पर आने ही ना दिया जाए। हम हमारे रूल्स को इतना टाइट कर लें कि उनको लाइसेंस ही ना मिले सड़क पर इस तरह की गाड़ी चलाने का। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक ऐसा उपाय हो सकता है? सख्ती इतनी जरूरी है। हम हो सकता है कि अब हमारे लेवल पर हम हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन दूसरे की लापरवाही की वजह से अगर हम पीड़ित होते हैं तो उस व्यक्ति की लापरवाही को कम करने के लिए सख्ती को बढ़ाया जाना चाहिए। और सख्ती सरकार इसलिए नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। नहीं, उपचुनाव कोई कारण नहीं है, उससे ज्यादा गंभीर कारण है। देखिए ये संतुलन का समय है, आपको चुनना पड़ेगा आप किस तरीके से मरना चाहते हैं, महामारी से या निर्धनता से, भूखे, बेरोजगार, बीमार, मतलब वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये इस रूट पे हम जाके देखते हैं लॉकडाउन के दौरान, आप बहुत सख्त कर दो, कर्फ्यू लगा दो, टोटल बंद कर दीजिए आप, उसका जो खाई पिछले साल की है आर्थिक तौर पे, उससे निपटना अपने आप में एक कमाल की चुनौती ऑलरेडी है। अगर आप उसकी रिपीट परफॉर्मेंस करेंगे तो या बहुत सख्त हो जाएंगे और सारे उत्पादन बंद हैं, गतिविधि बंद हैं, सब अपने घरों में कैद हैं, तो आप शायद इससे बच जाएं तो कहीं और मारे जाएंगे। बहुत स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए संतुलन लाइफ का मंत्र होना चाहिए इस समय।
संयम बरता जाना चाहिए। बिल्कुल ही जरूरी कामों के लिए पूरी अनुशासन से निकलना चाहिए, जिम्मेदारी से ही आप ये कर सकते हैं। और सैनी जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया है कि उस हिसाब से अभी हम इतने परिपक्व हुए नहीं प्रजातंत्र के तौर पे। हम आज भी किसी बाबा को, किसी नेता को अपनी जीवन की जिम्मेदारी दे देते हैं कि हमने आपको वोट दे दिया या हमने आपकी माला चढ़ा दी, अब प्रभु आप हमारी रक्षा करो। और इस भोलेपन में बैठे रहते हैं कि अब सारा लोड इन पे, या तो गणेश जी संभाल लेंगे या बाबा रामदेव संभाल लेंगे या जो भी। हम मतलब अपने यहाँ भक्तों की संख्या से मैं हतप्रद रहता हूँ। भक्त इन द सेंस बापू आसाराम के, अभी ये हास्यास्पद लगेगा आपको, लेकिन किसी जमाने में 5-6 करोड़ भक्त थे, सचमुच लोगों ने गिने हुए थे। राम रहीम के करोड़ों भक्त थे, रामपाल जी के भक्त थे। मतलब जो ये भक्त बनने की हमारी क्षमता है, नहा धो के तैयार बैठे रहते हैं कि कोई आए हमसे 2 बातें अच्छी करे और हम अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दें। ये राजनीतिक तौर पे भी होता है, किसी को भी हम कभी भी हीरो बना देते हैं और फिर कालांतर में उसके कुर्ते पजामे सब फाड़े हुए पाए जाते हैं, क्योंकि आशा किसी ना किसी दिन तो टूटनी है, क्योंकि वो बिल्कुल फाल्स आशाएं हैं, आपने भ्रम के रूप में बनाई है। तो मुझे नहीं लगता कोई रास्ता है इसका प्रभात, सिवाय इसके कि हम सबको एक बार जिम्मेदार बनना ही है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और बड़ी गंभीरता से इसको लेना है। दूसरा, आप एक ये वैक्सीनेशन की दायरा बढ़ाने की बात कर रहे थे, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि एक और थोड़ा सा भ्रम है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। इनमें से एक वैक्सीन जो कोविशील्ड करके एस्ट्राजेनेका की है, वो उसकी रिसर्च है एस्ट्राजेनेका की, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना में है, उससे उनका मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन है। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट को 50 साल का तजुर्बा है वैक्सीनेशन में, भारत में बहुत वैक्सीनेशन हुए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ कोलैबोरेशन है। और आई एम श्योर एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड ने इनको एक कैलेंडर दे रखा होगा कि भाई ये आप इंडिया के लिए अपनी अलग रख लीजिए और ये दूसरी लिस्ट है, इन कंट्रियों को आप इस तादाद में भेजेंगे। उसको कुल मिला के ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत पूरे देश को वैक्सीन चैरिटी में दे रहा है, ऐसा नहीं है। और जो अभी 2-3 वैक्सीन पाइपलाइन में है, जब वो आ जाएंगी स्थिति काफी सुधरेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस बीच हमारी खुद की वैक्सीनों की कैपेसिटी भी बढ़ रही है निरंतर, तो ये धीरे धीरे नियंत्रण में आ जरूर जाएगा। लेकिन ये जो इस तरीके का प्रोजेक्शन है, हम सबको बांट रहे हैं, आपने इशारा किया था उस तरफ कि जब हमको ही जरूरत है तो हम क्यों बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गिफ्ट में कुछ छोटे मोटे कंट्रीज को, अभी प्रधानमंत्री बांग्लादेश कुछ लाख वैक्सीन ले गए थे, वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मास स्केल पे बाहर दान में दिया जा रहा हो, ये तथ्य नहीं है। चलिए जी, ओम जी, आपने एक बात तो कही कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये बिल्कुल देखा भी जाता है जब हम भारत से बाहर, आपने भी कई देशों की यात्राएं की होंगी, देखा होगा कि लोगों में अपने आप को उस देश का नागरिक समझने की जो जिम्मेदारी है वो काफी है। वो ट्रैफिक सेंस को लेकर बड़े अकाउंटेबिलिटी उनकी इस चीज को लेकर होती है कि जहां पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं है वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जरूरत पड़ती है, और जहां पर ट्रैफिक लाइट है वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होता भारत के बाहर। लेकिन ये हमारा देश ऐसा है जहां पर ट्रैफिक लाइट होती है और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की भी जरूरत वहां पर पड़ती है, क्योंकि लोग मानते नहीं है। लेकिन इस जिम्मेदारी का एहसास लोगों में आए कैसे? क्या लगता है आपको सिर्फ इसके लिए उनको, या फिर उनके लिए इसका, अगर मान लीजिए नहीं मानते हैं, वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, तो थोड़ा सा सख्ती भी इसमें होनी चाहिए? ये जिम्मेदारी आखिर लोग समझे कैसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि राजनेताओं को एक नारा देना चाहिए कि हम आपकी स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, आप इस महामारी से निश्चित रूप से जीवित रहेंगे, बच जाएंगे और अपने काम धंधे जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही कर पाएंगे। बस आप हमारा कहना मानिए और अपने घर वालों की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए आप मास्क लगाते रहिए, आप हाथ धोते रहिए और साथ साथ में डिस्टेंस रखिए। आप अपने काम भी कर सकेंगे, आप अपनी स्वतंत्रताएं भी बरकरार रख सकेंगे, आपको कहीं पर बांधने की जरूरत नहीं है। भीड़ से बचिए,
भीड़ में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इतने स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। तो जब तक ये नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि दंड से कुछ होगा नहीं, जैसे ही हमने दंडात्मक कुछ किया तो फिर चोरी से काम होने लग जाएंगे। तो इसका प्रचार जोरों से किया जाना चाहिए कि हम आपको स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, आपको जीवित रहने की गारंटी देते हैं, बस आप इन बात पर अमल कर लीजिए कि घूमने जा रहे हैं या कहीं मोहल्ले में कहीं जा रहे हैं या शहर से बाहर कहीं जा रहे हैं, तो इन 3 बातों का हर हालत में ख्याल रखिए। और जो इसको तोड़ने की चेष्टा कर रहा हो उस पर अगर कोई शिकायत करता है कानून को, यानी पुलिस वालों को या जो भी सुरक्षा अधिकारी हैं, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बस एक ही जरिया है ये, और इस पर बड़े जोरों से काम होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम इस महामारी से बचने का रास्ता निकाल सकते हैं अगर ये स्लोगन हम निश्चित रूप से अडॉप्ट कर लें तो। बिल्कुल, आप सबने सही कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि जो हमने पिछले 1 साल में सबक लिए हैं, चाहे अपने देश से सबक लिए हैं या फिर दूसरे देशों में दूसरी और तीसरी लहर आने के बाद वहां के लोगों ने जो सबक लिए, वहां के सरकारों ने जो सबक लिए हैं, उस सबक को हम अभी से अपना लें। सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन लोगों के स्तर पर उस जागरूकता की जरूरत है जो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हर व्यक्ति में होनी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी जो कोशिशें की जा रही हैं सामूहिक स्तर पर, वो तारीफ के काबिल हैं। और जो हमारा स्वास्थ्य तंत्र है उसने वैक्सीन बनाकर, जितनी जल्दी ये वैक्सीन बनाई गई उतना ही जल्दी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाना चाहिए, लेकिन सभी अपनी जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण समझते हुए, जिम्मेदारी को एक अपना सबसे बड़ा आयाम समझते हुए अगर इसको पूरा करते हैं तो मेरे ख्याल से दूसरी लहर के बाद हमको तीसरी लहर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही हम इससे पार पा लेंगे। आपसे सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।